पे फॉल हो रही है और इसकी एनर्जी T2G सेट एंड EG सेट के एनर्जी गैप के इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा। दैट मींस T2G सेट से EG सेट में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। An excited state of any electron is not stable for long time. Within fraction of second it will come back. That is called de-excitation. And जब ये आपका de-excite होगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके तो एक्साइटेड स्टेट में गया, और जब ये de-excite होगा तो एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी, it will emit energy in the form of light. And because of this emitted light, the coordination complexes are found to be have different colors. क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? तो ट्रांजिशन होगा, दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। दैट मींस एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आएंगे तो एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के फॉर्म में एनर्जी एमिट करते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था D0 एंड D10 कॉम्प्लेक्सेस आर कलरलेस बिकॉज ऑफ नो पॉसिबिलिटी ऑफ डी ट्रांजिशन। एंड D1 एंड D9 कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं? D1 to D9 complexes are colored. D1 to D9 complexes are colored, right? D0 and D10 में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है डी ट्रांजिशन की, दैट्स व्हाई दे आर कलरलेस। ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, राइट? तो मैंने आपको वहां पे जनरली बोला था, जनरली मैंने क्या बोला था आपको? जनरली D0 and D10 complexes, D0 and D10 complexes are colorless. That means इसमें कुछ exceptions भी होते हैं, having some exceptions. exception क्या है? D0 and D10 जनरली कलरलेस होते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन है KMnO4, K2Cr2O7 and K2CrO4. These are exceptions. KMnO4 is purple color. K2Cr2O7 का कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर, अगर आपने लैब में देखा हो। K2CrO4 is, this is yellow colored कंपाउंड। अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें, सो मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितना है? +7, क्रोमियम 7 into 2, 12 minus 12/2, that is +6. Here also +6, 8 minus 2 +6. मैंगनीज +7 ऑक्सीजन स्टेट में, दैट मीन्स मैंगनीज 3d5-4s2 होता है। अगर +7 कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बताइए? सभी इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिए तो D0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो D0 हो गया तो KMnO4 कैसा होना चाहिए? KMnO4 कैसा होना चाहिए? D0 का मतलब कोई भी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो ये कलरलेस होना चाहिए, बट एक्चुअली इट इज कलर्ड। आपने KMnO4 देखा होगा, बहुत ही यूज किया जाता है लैब में। KMnO4 इज पर्पल कलर्ड सब्सटेंस, राइट? पर्पल कलर्ड सॉलिड। इसका हम लोग वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं KMnO4 का, पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। सो D0 KMnO4 में तो D0 है, D में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये कलर्ड है। दैट मींस ये एक्सेप्शंस है। इसका रीजन क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर हम K2Cr2 में देखें, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीजन, क्रोमियम इज 3d5-4s1, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर हम +6 कर देंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, D0 हो जाएगा। दैट मींस ये सभी क्या है? D0 कॉम्प्लेक्सेस है। दिस इज ऑल्सो D0, दिस इज ऑल्सो D0, all are D0, but still they have some color. Now the reason question is why they are colored. If there is no electron in D orbital or D subshell, why they are colored? So the reason for color here is, charge transfer spectra. Reason of color is charge transfer spectra. चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, राइट? तो अब ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या है? जैसे अगर हम KMnO4 का एग्जांपल लें, तो KMnO4 में
पोटेशियम रिमूव करने के बाद, पोटेशियम तो आपका आयनिक बॉन्डेड है, वो तो रिमूव हो जाएगा वाटर में जाते ही। MnO4 माइनस की अगर हम बात करें, परमैंगनेट आयन, दिस इज परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन में मैंगनीज इज 3d5 4s2, 25 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इट इज 3d5 4s2। मैंगनीज का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +7, ये आपका कैसा हो गया, D0 हो गया, 3d0 हो गया, राइट। सो 3d0 का मतलब क्या है, डी में कोई भी आपके इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दिस इज D0। और यहाँ पे जो लिगेंड है, लिगेंड कौन सा है, KNO4 माइनस में लिगेंड कौन सा है, O2 माइनस है, राइट। एंड O2 माइनस की अगर हम बात करें तो O2 माइनस फुल्ली फिल्ड होगा, 2p6 होगा, O2 माइनस इज फुल्ली फिल्ड, दिस इज द केस इन MnO4 माइनस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंगनीज में D0, मैंगनीज का D0 कॉन्फ़िगरेशन है, स्टिल इट इज कलर्ड, एंड कलर में भी बहुत ही अच्छा कलर आता है, डार्क पर्पल कलर हम लोग बोल सकते हैं, डार्क पर्पल कलर, राइट। तो इसका रीजन ये है कि जब यहाँ पे सनलाइट इसमें फॉल होता है, राइट, सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, मींस डी में तो कोई, मेटल के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर देता है, सनलाइट की एनर्जी को यूज करके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड विल बी ट्रांसफर टू मेटल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी में एक इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, आपका D1 हो गया, D1 हो गया, राइट। तो D1 हो गया, तो जब इसका अभी इसका जब स्प्लिटिंग होगा, तो आप तो ये कर सकता है ना, यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगा, ये 4 है ना, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग Eg नीचे आता है, T2G ऊपर आता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात ये है कि यहाँ पे KMnO4 में, KMnO4 की अगर हम बात करें, KMnO4 में मैंगनीज के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है डी में, स्टिल इट इज कलर्ड, राइट, इट इज पर्पल कलर, पर्पल कलर सॉलिड। द रीजन बिहाइंड दिस इज, जो आपके लिगेंड्स हैं, लिगेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, और अगर आपके मेटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, नाउ इट कैन डू ट्रांजिशन, नाउ इट कैन डू dt ट्रांजिशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, T2G से Eg या Eg से T2G में ट्रांसफर हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, डी में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन है तो वो dt ट्रांसफर कर सकता है, क्या इतनी बात समझ में आ रहा है। So what is charge transfer spectra? So we can write KMnO4 is purple colored solid, although it has D0 configuration because of charge transfer spectra, because of charge transfer spectra. And what is charge transfer spectra? Charge transfer spectra. Charge transfer spectra is transfer of electron from ligand to metal. Transfer of electron from ligand to metal. So ligand से इलेक्ट्रॉन मेटल को ट्रांसफर होते हैं, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और मेटल के पास अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो आपका dd ट्रांसफर कर सकता है, वो कलर्ड होगा, राइट। बात समझ में आ रहा है आपको। हाँ सर। इसी तरह से आपका K2Cr2O7 में भी होगा एंड K2CrO4 में भी होगा, वहां पे भी आपका लिगेंड क्या है, O2 माइनस है, राइट। उधर भी आपका लिगेंड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल होगा, D3S होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक्सेप्शनल हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे।
इसका शेप आपका टेट्राहेड्रल होगा, MnO4 माइनस का शेप टेट्राहेड्रल होगा। नहीं, इसमें कुछ स्पेसिफिक में ही होता है, ठीक है, सभी में नहीं होता है, D0 D10 सभी में नहीं होता है। इसमें आपका क्या है कि कुछ स्पेसिफिक जो आपके एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सपेरिमेंटली सीन है, एक्सपेरिमेंटली जो आपके देखे गए हैं, उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये सभी में नहीं होता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स में ही होता है, नॉट इन ऑल द कंपाउंड्स। अगर सभी में होता है तो फिर हम लोग डी ट्रांजिशन की बात क्यों करते थे, राइट। तो कुछ स्पेसिफिक और स्पेसिफिक का हमने एग्जांपल लिख लिया है जो आपको मेमोराइज करना है, राइट। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो किसके इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड, दिस इज नॉट द इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड। जो 1 इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन। Now we will see second application of CFT. Second application is magnetic behavior. Or magnetic properties of complexes. Magnetic properties of coordination complexes. Magnetic properties के बारे में अगर हम बात करें, so if unpaired electron is there, if unpaired electron is present in the complex, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। एंड इफ all electrons are paired, if all electrons are paired, such compound complexes are called diamagnetic, right? now इसमें एक क्वेश्चन लिखना है आपको, COF63 माइनस इज पैरामैग्नेटिक। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। COF63 माइनस इज पैरामैग्नेटिक having 4 unpaired electrons, 4 unpaired electrons, but C2O4 whole thrice 3 minus is diamagnetic. Is diamagnetic why? COF63 minus is paramagnetic having 4 unpaired electrons, but C2O4 whole thrice 3 minus is diamagnetic why? ओके, तो इसमें देखते हैं हम लोग। COF63 माइनस की अगर हम बात करें तो COF63 माइनस, यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट इज 3d7 4s2, राइट। कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट कितना है यहाँ पे? 3 प्लस, दैट मीन्स 3d6 4s0, राइट। बात समझ में आ रहा है? नाउ 3d6 का मतलब क्या है? p orbital will contain 6 electron, 4s0, this is 4p। तो यहाँ पे जो F माइनस है, F माइनस कैसा होता है आपका? WFL होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, कोई पेयरिंग वगैरह नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑर्बिटाइजेशन कैसा होगा? पेयरिंग वगैरह नहीं होगा, तो 6 लिगेंड्स है, 6 ऑर्बिटल यूज करेंगे। यहाँ पे ऑर्बिटाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2, sp3d2 हो जाएगा ऑर्बिटाइजेशन, sp3d2 ऑर्बिटाइजेशन हो जाएगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये कैसा हो जाएगा आपका? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, n इज इक्वल टू 4 होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.9 बोर मैग्नेटो। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? ये तो COF63 माइनस की बात हो गई, राइट।
नाउ COC2O4 होल थ्राइस, C2O4 क्या है यहाँ पे, लिगेंड कौन सा, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट लिगेंड है। ऑक्सिलेट लिगेंड में डोनर एटम कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। डोनर एटम कौन सा होता है, ऑक्सीजन। तो डोनर एटम ऑक्सीजन, डोनर एटम वाले कैसे होते हैं, लाइक वाटर, ऑक्सिलेट, OH माइनस। ऑक्सीजन डोनर एटम वाले और हेलोजन डोनर एटम वाले वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, राइट, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन डोनर एटम वाले स्ट्रांग होते हैं, ऑक्सीजन और हेलोजन वाले वीक होते हैं। C2O4 2 माइनस ये आपका कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर हम CO C2O4 होल थ्राइस की बात करें, CO C2O4 होल थ्राइस 3 माइनस की बात करें, तो यहाँ पे भी कोबाल्ट 3D7 4H2, ऑक्सीजन स्टेट कितना है कोबाल्ट का, 3 into 2 6 minus 3 3 plus, that means 3D6 4H0, सेम ही है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल बातें हैं कि C2O4 माइनस, C2O4 माइनस 2 माइनस ये कैसा लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। बट इन केस ऑफ CO3 प्लस, in case of CO3 plus, all ligands behave as SFL. This is experimental fact, except F minus. In case of, this is experimentally found that in case of CO3 plus, all ligands behave as SFL, strong field, except F minus. In case of CO3 plus, all ligands behave as strong field ligand except F minus. So C2O4 2 minus, this is expected to be WFL. बट यहाँ पे कैसा होगा ये, क्योंकि CO3 प्लस का केस है, तो CO3 प्लस के केस के साथ क्या होगा, एक्सेप्ट फ्लोराइड आयन, यहाँ पे C2O4 2 माइनस कैसा बिहेव करेगा, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। एक्चुअली इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। बात समझ में आ रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी WFL बट इट इज SFL, इट इज SFL। ओके, तो अगर ये SFL हो गया, नॉट ओनली C2O4 2 माइनस, CO3 प्लस के साथ it is experimentally found that all the ligands behave as strong field ligand except F minus. This is experimental fact that you have to remember. यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग करा देगा। बात समझ में आ रहा है, तो हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 पेयर्स बन जाएंगे। यहाँ पे आयोडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, आयोडाइजेशन sp3d2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे आयोडाइजेशन क्या होगा, D2sp3 होगा, D2sp3 आयोडाइजेशन होगा, और ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दिस इज एक्सेप्शन। एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड था sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये एक्सपेक्टेड था, बट ऐसा नहीं होता है, इस तरह से होता है, बिकॉज यहाँ पे C2O4 2 माइनस विथ CO3 प्लस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और सपोज मान लो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस कॉम्प्लेक्स, bidentate, C2O4 2 minus is bidentate, so 3 into 2 6, coordination number is 6। तो 6 का मतलब किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। 6 का मतलब क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो C2O4 ऑक्सिलेट इस तरह से होता है, बात समझ में आ रहा है आपको, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका। यहाँ पे अगर हम देखें
सिर्फ आप डोनर एटम को देखिए तो 6 डोनर एटम है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, OH ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। अब जो आपके बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं उनको हम लोग इन शॉर्ट इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाइडेंटेट लिगेंड को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी डोनर एटम को रिप्रेजेंट करना है, ऑल डोनर एटम और ऑक्सीजन, और इनको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने ऑक्सिलेट आयन है? 1 2 3 ऑक्सिलेट आयन, और एक ऑक्सिलेट आयन में दो डोनर एटम है, 3 इंटू 2 6 आपके डोनर एटम होंगे, और आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा आपका? ऑक्टेड हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपके बाइडेट लिगेंड होते हैं उनको 180 डिग्री पे स्ट्रेच नहीं कर सकते, मतलब इस तरह से नहीं बना सकते आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट विल लीड टू अनस्टेबिलिटी इन द कंपाउंड। बाइडेंटेट लिगेंड है जो ऑक्सिलेट आयन है, क्या उसको 180 डिग्री पे रख सकते हो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं? ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट होगा, राइट? तो उसको 90 डिग्री पे ही रखना है, इस तरह से 90 डिग्री पे रखना है ऑक्सिलेट आयन को। बात समझ में आ रहे हैं? 90 पे रखना है, 90 का मतलब यहाँ पे इन दोनों पोजीशन पे रखना है, या फिर इन दोनों पोजीशन पे रखना है, या फिर इन दोनों पोजीशन, इस तरह से। आप इस तरह से नहीं रख सकते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड को 180 डिग्री पे स्ट्रेच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस तरह से रखा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने लिगेंड ऐसा किया है, क्या ये स्टेबल होगा? ऐसा नहीं होगा ना। 90 पे ही रखना है बाइडेंटेट लिगेंड्स को। बात समझ में आ रहा है क्या? ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग किस तरह से होता है? लिगेंड्स अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस, T2G सेट एंड EG सेट में कन्वर्ट होता है। बिफोर स्प्लिटिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? बिफोर स्प्लिटिंग कितने इलेक्ट्रॉन थे? ये तो आपका VBT के अकॉर्डिंग हो गया। यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है ये किसके अकॉर्डिंग किया है? बॉक्स डायग्राम। इस टाइप का बॉक्स डायग्राम बनाते हैं विदाउट स्प्लिटिंग, तो इसको VBT बोलते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू VBT। और जब स्प्लिटिंग करा दिया तो ये कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट? सो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, सो D6 इस तरह से। बट यहाँ पे जो C2O4 2 माइनस, अभी मैंने आपको बताया C2O4 2 माइनस विथ CO2 प्लस, नॉट ऑलवेज। C2O4 2 माइनस वैसे तो अदर मेटल्स के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, बट विथ CO3 प्लस इट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा नॉट हाई होगा, डेल्टा नॉट क्या होगा? हाई होगा। और डेल्टा नॉट अगर हाई होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नहीं जा पाएंगे, जंप नहीं कर पाएंगे EG सेट में। तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? T2G6 EG0 हो जाएगा, T2G6 EG0। नॉट अगर ये हम लोग C2O4 2 माइनस को WFL की तरह देखें, जो कि जनरली ऐसा होता है, ये तो एक्सेप्शन है, तो क्या होता? WFL होता तो क्या होता? 3n2 5n16, तो यहाँ पे हो जाएगा T2G4 EG2 हो जाता, राइट? ऐसा ही होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं होगा, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट? क्लियर? सो C2O4 2 माइनस का जो केस है ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। CO3 प्लस बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आप सभी को?
आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स कनेक्टेड है, तो इनको इन शॉर्ट इस तरह से दिखाते हैं। फॉर इजी रिप्रेजेंटेशन यू कैन राइट लाइक दिस। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये दोनों ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो हमने इसको इस तरह से कनेक्ट करके दिखाया फॉर इजी रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? Next topic is stability of coordination complexes. Stability of coordination complexes. तो हम लोग स्टेबिलिटी किस तरह से चेक करते हैं? आपको 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिए होंगे, उनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे उसके लिए जो रूल है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसमें से वन ऑफ द रूल इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स. Stability of coordination complexes is directly proportional to number of kelet rings. That is, more the number of kelet rings. Kelet ring का मतलब क्या होता है? The ligand which are able to, what are kelet ligands? Kelet ligands के बारे में मैंने आपको बताया था. Kelet ligands, ligands which can form ring. ऐसे लिगेंड जो रिंग फॉर्म कर सकते हैं. क्या मोनोडेंटेट लिगेंड रिंग फॉर्म कर सकते हैं? नहीं. तो इसमें कीलेट लिगेंड में एग्जांपल क्या होता है? ये आपके कैसे होना चाहिए? बाइडेंटेट. डेंटिसिटी कैसी होनी चाहिए इनकी? रिंग बनाने के लिए डेंटिसिटी कैसी होनी चाहिए? डेंटिसिटी शुड बी 2 और मोर. 2 और मोर देन 2 होनी चाहिए डेंटिसिटी. 2 और मोर देन 2, तभी आपके रिंग बना सकते हैं. एग्जाम्पल में क्या हो सकते हैं? कीलेट लिगेंड्स का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप? ऑक्सिलेट जैसे ले सकते हैं. अभी हमने देखा, यहाँ पे देखिए ऑक्सिलेट क्या बना रहा है? रिंग बना रहा है ना. ठीक है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना रहा है. तो इस रिंग बनाने से अगर कोई आपका लिगेंड रिंग बना रहा है मेटल के साथ, तो रिंग बनाने से स्टेबिलिटी आती है. मेटल के अंदर रिंग बनाने से मेटल के अंदर क्या होती है? स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा. अगर रिंग बनेगा तो एक तरह से इसने कनेक्ट कर दिया है, तो ज्यादा स्टेबल होगा, इसको ब्रेक करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा rather than monodentate ligands को. तो कीलेट लिगेंड्स आर द लिगेंड्स व्हिच कैन फॉर्म रिंग, एंड इसमें जो आपका 2 और मोर देन 2 डेंटिसिटी होनी चाहिए. ईएन हो सकता है, ईडीटी हो सकता है, ये सभी लिगेंड रिंग का फॉर्मेशन करते हैं. तो दीज आर कीलेट लिगेंड्स. So stability of complex is directly proportional to number of kelet ligands. More the number of kelet ligands, more the number of kelet rings, more will be stability of complex. तो इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं. सपोज एग्जांपल इज Ni NH36 2 plus, Ni NH34 En 2 plus, Ni NH3 whole twice En whole twice 2 plus, and Ni En whole thrice 2 plus. You have to compare the stability of these complexes. Okay. So suppose this is A, this is B, this is C, and this is D. इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं. Okay. Now we will see how many kelet rings are there. First में kelet ring कितने होंगे? NH3 is monodentate. NH3 is monodentate, right? तो अगर NH3 monodentate है, तो इस तरह से आपका बनेगा. 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा. इसमें कोई भी रिंग नहीं बन पाएगा क्योंकि मोनोडेंटेट है, तो रिंग नहीं बनेगा. नंबर ऑफ रिंग्स कितने होंगे? 0 कीलेट रिंग्स. सेकंड में कितने रिंग होंगे? 1 EN है तो 1 रिंग बनेगा. इसमें 2 EN है तो 2 रिंग्स बनेंगे. इसमें 3 रिंग्स बनेंगे. जैसे अगर मैं बी का एग्जांपल, ये तो आपका ए हो गया. अगर बी को हम देखें तो बी कैसे बनेगा? Ni NH3 whole 4
NH3 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 और EN का मतलब क्या है? एथिलीन डाइमीन। एथिलीन डाइमीन में डोनर एटम्स क्या होते हैं आपके? नाइट्रोजन। तो इसको इन शॉर्ट हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं NN, क्योंकि एथिलीन डाइमीन में क्या होते हैं? NH2 CH2 CH2 NH2 ये होता है ना, तो इसमें डोनर एटम NN होते हैं, तो NN बना के इसको कनेक्ट कर दिया मैंने। दिस इज कॉल्ड एथिलीन डाइमीन, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, राइट। या फिर अगर आप इसको कंप्लीट लिखना चाहें तो कंप्लीट लिखेंगे तो क्या बनेगा? NH2 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग बन रहा है, राइट, 5 मेंबर रिंग बन रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ किलेट रिंग्स कितने हो गए? 1। दिस इज बी। अब इन दोनों में से अगर आपसे देखा है ज्यादा स्टेबल कौन है, तो यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया ये आपका मोनोडेंटेट है। इसे जब ज्वाइंट हो जाते हैं तो एक तरह से स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि इसको ब्रेक करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। ये तो ऑलरेडी ब्रेक है, राइट। इसको ब्रेक करना ज्यादा डिफिकल्ट है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वैसा ही कुछ समझ सकते हैं आप, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों ज्वाइंट है, ज्वाइंट है तो इसका मतलब मोर स्टेबल होगा। तो रिंग बनने से स्टेबिलिटी आती है कंपाउंड के अंदर। बात समझ में आ रहा है? तो ए एंड बी में बी ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 1 रिंग में से बन रहा है। अब एक बात आप ध्यान रखना कि EN को आप इस तरह से नहीं रख सकते, NH2 CH2 CH2 NH2 180 डिग्री पे नहीं रख सकते। बात समझ में आ रहा है? या तो आप EN को इधर रख सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इधर से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इधर से कनेक्ट कर सकते हैं। 180 डिग्री पे कनेक्ट नहीं करना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर हम डी में देखें तो डी में किस तरह से बनेगा? Ni NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ पे आपको कितने रिंग्स मिलेंगे? यहाँ पे आपको 3 रिंग्स मिलेंगे, राइट। यहाँ पे 3 किलेट रिंग्स मिल रहा है, राइट। So what will be the order of stability of these 4 complexes? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या आप सभी को? वॉइस आ रहा है? हाँ। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी? और यस, order of stability will be D will be maximum stable because of maximum number of kilet rings, and A will be minimum stable. A will be minimum stable. Okay. So order of stability will be D C D A. ये कॉन्सेप्ट हम लोग तभी लगाएंगे, मोर द नंबर ऑफ किलेट रिंग, मोर द नंबर ऑफ किलेट रिंग मोर इज द स्टेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग तभी लगाएंगे, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है आपका? मेटल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेटल सेम है तीनों सभी एग्जांपल में, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होना चाहिए, और डोनर एटम भी सेम होना चाहिए। डोनर एटम, मेटल सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, और डोनर एटम भी सेम है। ऐसे केस में मोर द नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अगर हम आइसोमर्स की बात करें, आइसोमर्स 2 टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर, हाँ, स्टेबिलिटी अदर फैक्टर्स भी हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर।
स्ट्रक्चरल आइसोमर में फर्स्ट वन इज आयनाइजेशन आइसोमर, second one is hydrate isomer, third one is linkage isomer, and fourth one is coordination isomer. Okay. स्टीरियो आइसोमर में 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। जैसा हमने इस तरह से कुछ देखा था नॉर्मल IUPAC नोमेनक्लेचर में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आपने अभी नहीं पढ़ा है। ऑप्टिकल आइसोमर। स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है क्या? अच्छा, स्टीरियो केमिस्ट्री आपको फिजिकल पढ़ाया जा रहा है। तो आइसोमर्स आपके 2 टाइप के होंगे, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो में डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होते हैं? ओनली स्ट्रक्चर आपके चेंज होते हैं, राइट। स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब ये है कि आपका लिंकेज वगैरह चेंज होगा, बट एंगल चेंज नहीं होगा। 3D में जो 3 डायमेंशनल स्पेस में एंगल चेंज नहीं होगा, स्टीरियो आइसोमर में एंगल चेंज होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में एंगल चेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर में पोजीशन या लिंकेज चेंज होता है। इधर क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्पेस में आपका एंगल चेंज होता है, राइट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट आपका है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में ये आपका है आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन आइसोमर, so ionization isomers arise due to presence of different ions, in ionization sphere, or we can say that the isomers which give different ions on ionization. For example, CONH3 5 Br dot SO4। ओके, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये कंपाउंड आपका 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट कितना है? सल्फेट 2 यूनिट नेगेटिव था, ब्रोमीन 1। कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट कितना है? यहाँ पे 3 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनना चाहिए बताइए? कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट 3 है और कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। जनरली ऐसा होता है 90% केसेस में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास टोटल लिगेंड कितने हैं? 7 है ना। तो कितने स्क्वायर के अंदर कितने होंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने होंगे? 7 में से 6 अंदर होंगे, 1 बाहर होगा। कोई बात समझ में आ रहा है आपको? 6 तो अंदर होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, 1 कोई बाहर होगा। अब एक आपका लिगेंड बाहर होगा, न्यूट्रल लिगेंड बाहर नहीं हो सकता है, चार्ज में से कोई एक बाहर होगा। तो आप 2 पॉसिबिलिटी क्या क्या बना सकते हैं बताइए? NH3 5 Br, एक बार आप सल्फेट को बाहर कर दीजिए और एक बार आप क्या कर दीजिए 5 SO4 Br को आप बाहर कर दीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। So these are the 2 possibilities, CONH3 5 SO4 Br, 2 पॉसिबिलिटीज है, राइट। आप अमोनिया को बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर सपोज यहाँ पे Br कर दिया, सल्फेट कर दिया, NH3 4 कर दिया और एक अमोनिया को बाहर कर दिया, तो क्या यहाँ पे कोई अट्रैक्शन होगा? ये लिगेंड न्यूट्रल है, इधर की कोई चार्ज नहीं है, इधर चार्ज नहीं है, तो कैसे अट्रैक्शन होगा? तो क्या न्यूट्रल लिगेंड बाहर हो सकते हैं? ओनली न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल बाहर हो सकते हैं, बट उसमें से एक चार्ज होना चाहिए तभी बाहर होगा। ओनली न्यूट्रल लिगेंड बाहर नहीं हो सकते। बात समझ में आ रहा है आपको? ओनली न्यूट्रल लिगेंड बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि ना ही इस पे कोई चार्ज होगा इसकी वजह से। अब इस पे कोई चार्ज आया नहीं बॉक्स के ऊपर, और ये भी न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है, तो फिर अगर कोई अट्रैक्शन नहीं है तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? मतलब ओनली न्यूट्रल लिगेंड बाहर नहीं हो सकता। एक कोई चार्ज होता तो फिर
डाइपोल आयन डाइपोल इंटरेक्शन से बाहर हो जाता है, बट ओनली न्यूट्रल लिगेंड बाहर नहीं हो सकता। दैट मींस यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है। बात समझ में आ रहा है? अगर हम इन कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करें, so will they get different ions? They will give different ions in solution, right? फर्स्ट जो कंपाउंड है वो सल्फेट आयन देगा वाटर में, और सेकंड जो कंपाउंड है वो कौन सा आयन देगा? ब्रोमाइड आयन देगा वाटर में। दैट मींस they are giving different ions in solution. So what is the relation between these two isomers, these two compounds? They have same molecular formula, isn't it? इनका molecular formula same है। आपने क्या किया है? सल्फेट को अंदर बाहर किया है इस तरह से, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर किया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। So just by interchanging the sulfate ion inside the coordination sphere and outside coordination sphere, these two have same molecular formula but different structure. They will give different ions in solution. एक आपका सल्फेट आयन दे रहा है, दूसरा ब्रोमाइड आयन दे रहा है। इस टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। So these two are ionization. These two are ionization isomers. Ionization isomers, right? These two are ionization isomers because they are giving different ions in solution. अब हमें different ions, ये कंपाउंड 2 फॉर्म से एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंट आयंस देगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या हम लोग इन कंपाउंड्स को देख सकते हैं कि एक में सल्फेट आयन बाहर है और एक में Br माइनस बाहर है? कैन वी सी दैट कॉम्प्लेक्स? नो, वी कैन नॉट सी। सो व्हाट वी विल डू, which one is A, which one is B? सपोज मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका A है और इसको हम लोग B मान लेते हैं, या फिर फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, दैट विल बी बेटर। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। दैट मींस दिस कंपाउंड एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, फर्स्ट एंड सेकंड। Which one is first, which one is second? ये कैसे पता लगाएंगे हम लोग? We cannot see the complex, so we will do test. इसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट, केमिकल टेस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों ही कंपाउंड का बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, बेरियम क्लोराइड से। बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, एक्सेस बेरियम क्लोराइड लिया है, तो बेरियम 2+ सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बनाता है, और बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये आपको याद रखना होता है। बेरियम सल्फेट का किस टाइप का प्रेसिपिटेट होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, जैसे AgCl का प्रेसिपिटेट होता है। तो जैसे ही आप BaCl2 एक्सेस में BaCl2, इसमें क्या करेंगे, हमने सपोज बीकर में ये कंपाउंड लिया है फर्स्ट, और इसमें हमने बाहर से ड्रॉप बाय ड्रॉप बेरियम क्लोराइड डाल रहा है। बेरियम क्लोराइड डालते ही नीचे क्या होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। दैट मींस व्हाइट कलर का कंपाउंड नीचे जाके सेटल हो जाएगा, व्हाइट कलर का कंपाउंड, राइट? एंड दैट व्हाइट कलर इज बेरियम सल्फेट। सेकंड कंपाउंड में नो प्रेसिपिटेट, बिकॉज बेरियम ब्रोमाइड ऐसा कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। तो प्रेसिपिटेट आने से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट कंपाउंड में सल्फेट बाहर है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है दैट मींस वो बेरियम सल्फेट का है, इसका मतलब बाहर कौन होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के? सल्फेट आयन होगा। सेकंड में कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, सो दिस दैट्स व्हाई वी कैन आइडेंटिफाई, दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई व्हिच वन इज फर्स्ट, व्हिच वन इज सेकंड। बात समझ में आ रहा है आपको? एक में आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, दूसरे में कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। So white precipitate confirms the presence of free sulfate ion. This white precipitate confirms the presence of free sulfate ion. Free sulfate ion, right? और सेकेंड में आपका कोई भी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है। एक और टाइप का टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, एक और टाइप से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन दोनों को। सेकेंड टाइप है आपका CO NH35 Br SO4 है। दूसरा आपका जो कंपाउंड है CO NH35 SO4 Br। इन दोनों में हम लोग एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे आपको अगर हम देखें तो फर्स्ट में कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, सेकंड में अगर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें यहाँ पे क्या होगा? 1 मोल ऑफ Ag+, 1 मोल ऑफ Br-,
1 mole of compound will give 1 mole of Br minus, right? तो 1 mole of Ag plus 1 mole of Br minus रिएक्शन करके AgBr का येलो प्रेसिपिटेट बनाया। So this light yellow precipitate confirms the presence of free bromide ion. This confirms the presence of free bromide ion, Br minus ion. So this is how we can identify in which complex sulfate is outside sphere and in which complex bromide ion is outside coordination sphere by doing chemical tests. Okay. So isomers are of two types, structural isomer and stereoisomer. Structural isomer 4 types के होते हैं। आज हमने आयनाइजेशन आइसोमर स्टडी किया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमर स्टडी करेंगे, राइट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में फर्स्ट आपका आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन आइसोमर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट व्हिच विल गिव डिफरेंट आयंस इन वाटर, डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। लाइक जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, इस कंपाउंड के 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा एंड दीज 2 फॉर्म्स, एक में आपका सल्फेट आयन बाहर है, दूसरे में आपका Br माइनस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। So first compound will give sulfate ion, second compound will give Br minus ion. So these 2 compounds have same molecular formula but they are giving different ions in solution. So such type of compounds are called ionization isomers. Ionization because they are giving different ions in solution. फर्स्ट एंड सेकंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने बेरियम क्लोराइड इसमें एक्सेस में ऐड किया। सेकंड कंपाउंड कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा, फर्स्ट कंपाउंड बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। दिस white precipitate confirms the presence of free sulfate ion. We can identify first and second by doing another test. हम लोग यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर सकते हैं एक्सेस में, और सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने से क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में ऐड करने से फर्स्ट में आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा बट सेकंड कंपाउंड में आपको लाइट येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फ्री ब्रोमाइड आयन। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? आयनाइजेशन आइसोमर क्या होते हैं, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट आयंस इन वाटर। इज इट क्लियर? ओके, सो आज आपका एक ही क्लास था, राइट? आपका 9